पुलिस को न परेड का ज्ञान, न अपने कर्तव्यों का भान। जेल वैन में मिला धूम्रपान का सामान, क्या ऐसे बचाएंगे जनता की जान? जी हाँ, यूपी पुलिस के कर्तव्य परायणता के किस्सों का तो कोई सानी ही नहीं है। नियम क्या होते हैं इन्हें पता नहीं, कानून की कोई जानकारी नहीं है, ट्रेनिंग में जो सिखाया वो भी भूल गए। हालात तो ऐसे भी हैं कि पुलिस के जवान दौड़ते दौड़ते बेहोश होकर गिर जाते हैं, कहीं कहीं तो ये बंदूक ही नहीं चला पाते। ऐसा ही नजारा दिखा आज बहराइच में, जहां पप्पू बन गए पुलिस वाले, जिन्हें ना तो परेड आती है और ना ही परेड की परिभाषा। पुलिस को न परेड का ज्ञान, न अपने कर्तव्यों का भान। जेल वैन में मिला धूम्रपान का सामान, क्या ऐसे बचाएंगे जनता की जान? जी हाँ, सवाल यही है कि क्या ऐसे बचाएंगे जनता की जान। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ लखनऊ स्टूडियो से समाजवादी पार्टी के नेता केसी जैन साहब जुड़ चुके हैं। इसके अलावा कांग्रेस के प्रवक्ता हिलाल नकवी हमारे साथ हैं और सिविल डिफेंस आईजी अमिताभ ठाकुर भी हमारे साथ हैं और हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चर्चा शुरू करें उससे पहले आपको बता दें, दरअसल देवीपाटन मंडल के डीआईजी जेपी सिंह ने जिले में पहुंचकर पुलिस व्यवस्था का जायजा लिया, लेकिन जो तस्वीर दिखी वो शर्मसार करने वाली थी, क्योंकि यहां तो सीओ से लेकर दरोगा तक ना तो किसी को परेड आती है और ना ही किसी को परेड का मतलब ही पता है। अब सवाल यह है कि कैसे करें इन पर गर्व। भूल गए अभी तो किस बैच के हो आप? 2008 बैच। अभी तो तुम लोग नए लड़के हो, अब भूल कैसे गए? इंटरेस्ट की बात होती है, इंटरेस्ट नहीं, ये इंटरेस्ट तो रखना पड़ेगा। देखिए, दो तीन चीजें पुलिस में, वो इंटरेस्ट तो रखना पड़ेगा, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है, वो मैंडेटरी है। परेड कराना, आना, परेड में आना, वर्दी अच्छी पहनना, ये मैंडेटरी है। ये इसमें इच्छा नहीं है किसी की कि हम अपनी इच्छा से जो चाहेंगे वर्दी पहनेंगे या हमें परेड आए ना आए, ये ठीक नहीं है। सुना आपने, ये प्रदेश की पुलिस है जो न परेड जानती है और न परेड की परिभाषा। नजर जमाइए और ये नजारे देखिए। बहराइच पुलिस को ना तो कायदे कानूनों का कुछ पता है और न पुलिस भर्ती के दौरान सिखाए गए तमाम सबक। डीआईजी साहब ने अफसरों की परेड लगाकर उनके तजुर्बों को तौलने के प्रयास किए तो असफलता ही हाथ लगी। हालांकि प्रदेश की पुलिस का ये कोई पहला कारनामा नहीं है। आइए अब जरा अतीत के आईने में झांक कर देखते हैं। कुशीनगर की ये वो तस्वीरें हैं जहां पुलिस वाले बंदूक नहीं चला पा रहे, कपाते हाथ हथियार ही नहीं संभाल पा रहे। पहले बोलो। अरे वाह, कौन सी ब्रांड है, क्या है? 9mm तो सबको पता है, सरकारी असला तो 9mm ही होता है। क्या है? मेड इन नहीं, कौन सी है ये ब्रांड? खुलना आता तो खुलना, कुश्ती नहीं लड़ना। ठीक है क्या? सबसे पहले मेरे भाई मैगी, पहले उसको कॉक करते हैं, साला कुछ आता नहीं, फिर मैगी हटाते हैं। आता है कि नहीं? दिमाग सही नहीं है यार, कुछ नहीं आता है। भगवान भला करे इस पुलिसिया व्यवस्था का। बहराइच में जब तजुर्बों की ताकत को परखा गया तो एक साथ बहुत कुछ खुला, बल्कि यूं कहिए सारी की सारी कलई खुल गई। ईमानदारी से परेड होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि पुलिस की व्यवस्था को सुधारने के लिए क्या सुधार रही है? उनके चाल चलन, वर्दी, ये सब पर, और जो ट्रेनिंग से संबंधित जो मामले होते हैं उसमें पब्लिक को परेड क्यों कराई जाती है? आज भाई किसी ने बताया? चलो तुम लोग सब बोल रहे हैं। अनुशासन एवं स्वास्थ्य को देखते हुए पुलिस में परेड की नितांत आवश्यकता है। पीडीएम में क्या लिखा है? रंगपुट्ठों को मजबूत करने के लिए, अनुशासन बनाए रखने के लिए। इस खाकी के भी ना जाने कितने रूप हैं और ना जाने कितने रंग। रंगों की रंगत का तो हर फलसफा फेल है। कहीं कहीं तो इतने फीके कि कोई फिक्र नहीं। डीआईजी साहब के भ्रमण की दूसरी तस्वीर पर जरा गौर फरमाइएगा। कैदियों को अदालत ले जाने वाली गाड़ी की जांच की गई तो बीड़ी, सिगरेट और गुटखों के रैपर मिले। इसके बाद डीआईजी हैरान और जवाब देने वाले हल्का। बीड़ी कौन पीता है? सर कैदी पिए थे सर।
मैं दीपावली में लगा, कल ड्यूटी में गया था सर। वो बात तो अलग है, कैदी बीड़ी अलाउ है। अब सर उसमें बैठते हैं, पीते तो अब क्या किया जाए, हम तो आगे बैठे रहते, पीछे सिपाही बैठे रहते हैं। बहरहाल वैसे तो प्रदेश की पुलिस के कारनामों की इतनी कहानियां हैं कि किताब ही नहीं उपन्यास लिखे जा सकते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस पर। फिलहाल तो ऐसी पुलिस के भरोसे दंभ भरने के बजाय दिल से यही आवाज निकलती है कि ऐसी पुलिस से कोई तो प्रदेश को बचाओ। बहराइच से अजय शर्मा के साथ साजिद अली, समाचार प्लस। तो सवाल यही है, यूपी पुलिस की एक ऐसी तस्वीर है, क्या ऐसे ही बचेगी जनता की जान? तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता केसी जैन साहब और हिलाल नकवी जो कि कांग्रेस की तरफ से, अमिताभ ठाकुर सिविल डिफेंस आईजी हैं और हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। आईजी साहब, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। पुलिस को ट्रेनिंग इसलिए दी जाती है ताकि सुरक्षा का माहौल कैसे कायम हो ये सिखाया जा सके, हथियार कैसे चलाते हैं ये सिखाया जा सके, लोग कैसे सुरक्षित रहें ये सिखाया जा सके। ये तमाम चीजें सिखाई जाती हैं ताकि एक सुरक्षित वातावरण सूबे को दिया जा सके। लेकिन जब इन पुलिसकर्मियों को इन तमाम बातों की जानकारी ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है और इंटरेस्ट भी नहीं है, खुद ही कह रहे हैं, तो क्या खाक सुरक्षित रख पाएंगे लोगों को? देखिए, मैं अपनी बात शुरू करने के पहले मैं जिसको कहते हैं इन लाइटर वेन, यानी कुछ हल्के अंदाज में मैं यह निवेदन करना चाहूंगा अपने सभी जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, डीआईजी, आईजी, एडीजी, डीजी वगैरह है, देखिए उनसे निवेदन है कि वो इंस्पेक्शन वगैरह अवश्य करें, लेकिन इंस्पेक्शन का वो कम से कम जो वीडियो रिकॉर्डिंग है वह नहीं करवाएं। तो उससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जो कुछ जो आप कह रही हैं, एक जगह देखा मैंने एक आईजी साहब गए, वहां एक इतिहास बन गया, जो बातें गई वो कैमरे की कैद में आ गई, जो अच्छी बुरी है सो है ही है, वो सार्वजनिक हो गई। अब आज देख रहा हूं जो बीड़ियां आ गई, तो कम से कम देखिए ये बुनियादी बात यह भी है कि इस तरह के इंस्पेक्शन की ये गंभीर बात भी है, जिसे मैंने लाइटर वेन में कहा है। इंस्पेक्शंस में चूंकि आंतरिक इंस्पेक्शन होता है तो इन्हें विशेष रूप से इस बात को देखना चाहिए कि हर चीज या तो मीडिया में अगर कैद हो तो उसकी इस हद तक उनको ये ज्ञान हो कि यह बातें सार्वजनिक होंगी, इनकी कमियां अगर सार्वजनिक आ रही हैं तो उसके लिए स्वीकार करें और कार्रवाई करें। अगर कहीं कोई कमियां पाई गई हैं, गलतियां पाई गई हैं तो फिर कार्रवाई हो, क्योंकि जो स्थितियां हैं जो आप भी देख रही हैं, हम भी देख रहे हैं, वह किसी प्रकार से क्षम्य नहीं है। यह गलतियां जब सामने आई हैं तो उसमें संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कहीं कोई प्रतिकूल प्रविष्टि है, कहीं कोई और एक्शंस है, जैसे कि अब आप कह जो बीड़ी दिख रहे हैं वह बीड़ी क्यों दिखे, उसके लिए जिम्मेदारी नियत करना, उसके लिए किसी न किसी को जिम्मेदार बनाना, क्योंकि उत्तरदायित्व पुलिस के लिए, अच्छी पुलिसिंग के लिए, प्रशासनिक व्यवस्था के हर हिस्से की तरह अच्छी पुलिसिंग के लिए भी जहां जो व्यक्ति जिम्मेदार पाया जाता है उसके अंदर यह भय हो। ठाकुर साहब, ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया, जिम्मेदारी तय हो और पारदर्शिता के साथ मसलों का निस्तारण हो। केसी जैन साहब, आपकी सरकार है। जी नमस्कार। नमस्कार, आपकी सरकार है। मुझे ये समझाइए, जो दरोगा और थानेदार 9mm की पिस्टल खोलना नहीं जानते, मैगजीन निकालना नहीं जानते, वो नौकरी में क्यों है भाई उत्तर प्रदेश में? ये बाबा जी की धर्मशाला है क्या? जैन साहब। नहीं अमिताभ जी, देखिए ये बहुत ही सोचनीय और चिंतनीय बात है इस तरीके से कि जो पुलिस के अफसर हैं, और वो अगर हम लोग तो एनसीसी में थे, हम लोगों को एनसीसी में पूरा सिखा दिया गया था, हम लोग कार्बाइन खोल डालते थे 2 मिनट के अंदर। तो इस तरीके से जो पुलिस के अधिकारी हैं, ऑन ड्यूटी हैं, और इस तरीके की लापरवाही देखने को मिल रही है कि वो मैगजीन नहीं निकाल पा रहे हैं और जो है गन नहीं खोल पा रहे हैं। तो ये चिंतनीय विषय है और इसमें सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो इसके पहले आपने दिखाया था, उस पर डिबेट भी की थी, उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिशा निर्देश पूरे जारी किए थे, माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने, कि इस तरीके की कहीं पे कोई विसंगति पाई जाती है उसमें सख्त कार्रवाई हो और उन अफसरों को ट्रेनिंग में वापस भेजा जाए। जैन साहब, 2 बातें होती हैं, कहीं पर कभी कभी विसंगति पाई जाए तो ये कार्रवाई मीटिंग चिंतन सर्कुलर समझ आता है। जब कुएं में भांग पड़ी हो तो कहां कार्रवाई करेंगे? या तो कुएं में भांग पड़ी है, यहां तो अच्छे लाल, मुन्ने लाल, हीरा लाल, मोतीलाल सब एक ही तराजू पर मुझे बैठते तुलते दिख रहे हैं। आप मुझे एक बात समझा दीजिए, एक से सुन लीजिए, जो दृश्य मुझे दिख रहा है, जिनकी कमर का साइज 40 और 42 है,
वो पुलिस में किस लिए हैं? सत्यनारायण की कथा बांच रहे हैं क्या? जो 4 जीना चढ़ नहीं सकते और चढ़ जाए तो उतर नहीं सकते, भले उनको वहां डकैत मार डाले, हार्ट फेल हो जाएगा। वो लोग पुलिस में क्यों है? फील्ड की ड्यूटी में नाते रिश्तेदार हैं इसलिए। ये सीओ जो दिख रहे हैं, इनके पेट का साइज देखिए, ये ड्यूटी करने लायक है? ये ड्यूटी करने लायक है? 4 कदम चलने पर सांस फूल रही है इनकी। ये लोग क्यों हैं फील्ड में? लाख टके का सवाल। जैन साहब देखिए अमिताभ जी की ऐसा नहीं कि बिल्कुल पुलिस डिपार्टमेंट पूरा की पूरा एकदम लचर हो गया है। मैंने आपको 3 जगह की तस्वीरें दिखाई, उत्तर प्रदेश की 3 तस्वीरें दिखाई मित्र। जो कमियां हैं उसको उन कमियों को दूर करना आवश्यक है, और केवल वेट के हिसाब से, उनके साइज के हिसाब से, उसके हिसाब से भी हटना चाहिए। ना जैन साहब, नहीं, गलतफहमी है। ये बंजर भूमि विकास में अनुमंडल अधिकारी नहीं है कि 200 किलो का भी होगा तो कुर्सी पर धंसा रहेगा। फील्ड का पुलिस अफसर नहीं, फील्ड के पुलिस अफसर को तो 20 किलोमीटर भागने का स्टेमिना होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल नहीं तो उसको तत्काल कान पकड़ के बाहर करिए, अपने घर में अर्दली रख लीजिए, माली बना लीजिए, ड्राइवर बना लीजिए। वो फील्ड में किस लिए है? वो बलखड़िया से मुकाबला करेगा? शारीरिक दक्षता, शारीरिक स्वास्थ्य तो सेना और पुलिस का पहला मानक है मित्र। इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं हो सकता है। आपने कहा कि केवल वेट और पेट के साइज से थोड़ी ना होगा। नहीं, सेना और पुलिस में सबसे पहली बात यह है कि आपका पेट भी दुरुस्त हो और वेट भी दुरुस्त हो। जैन साहब, अमिताभ जी, हमने उसमें यह कहा कि उसमें जिन लोगों की ऐसी स्थिति है उनको वापस ट्रेनिंग पे भेज करके, उनके स्वास्थ्य में सुधार करके, उनका वजन कम करके, उनको ट्रेनिंग में इतने समय तक रखा जाए कि वो एकदम फिट होकर के फिर वापस आवे। उनको बिल्कुल हटाया नहीं जा सकता। मैंने ये चीज कही। नहीं, मैं आपकी बात से सहमत नहीं। जैसा माफ करिए, हिलाल नकवी जी, जो लोग अक्षम हैं लेकिन रिश्वत से, संपर्कों से, जातिवाद से, भाई भतीजेवाद से, क्षेत्रवाद से, राजनीतिक जोड़ तोड़ से नौकरी पा गए पुलिस में, मान लीजिए, तो पाप जो होना था वो तो हो गया। तो कम से कम उनको फील्ड की नौकरी से तो हटा दिया जाना चाहिए तत्काल। जो रिवॉल्वर नहीं चला सकता, जो कैदियों पर नियंत्रण नहीं रख सकता पेशी में, जो कैदियों के शराब, सिगरेट और तमाम नशे पर रोक नहीं लगा सकता, जो आदमी परेड में 4 कदम चल नहीं सकता, जो सर्किल ऑफिसर ये नहीं जानता कि परेड होती क्या है और क्यों होती है, ये लोग फील्ड के अफसर क्यों रहे? हिलाल नकवी जी। अमिताभ भाई देखिए, अभी जैसे अमिताभ ठाकुर साहब ने कहा था कि थोड़ा सा हल्के फुल्के अंदाज में, अमिताभ भाई इनका पेट भी ठीक है, खूब गहरा है, जितना डालते जाइए कभी नहीं भरेगा, ना कभी खराब होगा, और इनका वेट भी बिल्कुल सही है। तभी आप देखिए कि बहुत सही जगहों पे इनको सबको पोस्टिंग भी मिलती रहती है। तो जो पेट और वेट है वो इस सरकार के अनुसार बिल्कुल सही है। दूसरी बात, अब इसके अंदर जो आपने कही, जो गंभीर प्रश्न उठाया है, देखिए सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि जो इनकी नियुक्ति हुई है उसके ऊपर लंबा चौड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है कि आखिर इनकी नियुक्ति कैसे हो गई, जो इनके मानक हैं उनको इन्होंने क्या पूर्ण किया था, एक बात। दूसरी बात यह है कि जब इनको ट्रेनिंग के लिए भेजा गया था तो क्या वहां के ऊपर ट्रेनिंग भी इनको ऐसी ही दी गई थी कि आज तक की ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं? ये दोनों महत्वपूर्ण चीजें हैं। तीसरी बात यह कि ये कोई पहली घटना नहीं उत्तर प्रदेश पुलिस की। अगर आप पिछली सरकार में देखें तो पिछली सरकार में भी कुछ ऐसा ही था कि 80% से ज्यादा जब उनका टेस्ट लिया गया था तो वो रिवॉल्वर या बंदूक चलाना ही नहीं जानते थे, उनको इसका कोई ज्ञान ही नहीं था। अगर आपको याद होगा, बृजलाल जी जो है उन्होंने जब डकैत का एक एनकाउंटर किया था, हाँ? उसके नई चीज निकल करके सामने आई थी। उत्तर प्रदेश में अगर सही मानों में कानून व्यवस्था को ठीक करना है तो पुलिस वालों को कुछ चीजों से मुक्त करना होगा। पहला और सबसे बड़ी बात यह है कि जब इनकी भर्ती की जाए तो इनकी जो जाति, नाम, जिला, कनेक्शन, इनके आधार पर जब की जाती है तो पूरी नौकरी वो उसी के सहारे निभाते हैं, ना कि वो अपने पराक्रम के द्वारा या अपने अन्य पुलिस की जो उनके अंदर सलाहियतें होनी चाहिए उसके द्वारा गुजारते हों। दूसरा, इसके लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि इनको लगातार भेजते रहना चाहिए ट्रेनिंग के ऊपर। और जो बात आपने कही है कि जिसका 42 इंच जो है वो पेट का साइज हो गया है, वो सीढ़ी चढ़ नहीं, उतर नहीं सकता है, दौड़ नहीं सकता है, दौड़ा नहीं सकता है, वो किस मसरफ का है?
और शायद यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में किसी भी तरह से कानून व्यवस्था को स्थापित नहीं किया जा पा रहा। अमिताभ ठाकुर जी, एक बड़ी विचित्र बात है, उत्तर प्रदेश की पुलिस को मैं बहुत बहादुर, दक्ष और काबिल मान लूं, लेकिन उत्तर प्रदेश चलाने वाली कुर्सी पर जो भी बैठता है उसने कभी अपनी हिफाजत उत्तर प्रदेश पुलिस के भरोसे नहीं छोड़ी। क्यों नहीं छोड़ी ना? जी बिल्कुल सही। आप सबने आईटीबीपी ली, सीआईएसएफ ली, एनएसजी ली। क्यों? ये 42 इंच वाले ठीक नहीं है क्या, जो राइफल नहीं चला पाते? ये इनको क्यों नहीं हिफाजत में लगाते हैं जैन साहब की पार्टी के लोग? ठाकुर साहब, इनको क्यों नहीं लगाते हैं अपनी हिफाजत में? ये तो सर्वसिद्ध, सर्वदक्ष, परम निष्णात, परम महाबली, बाहुबली पुलिस वाले हैं उत्तर प्रदेश के, जिन पर हमको कहा जाता है कि आप गर्व करो। पहले आप ही गर्व कर लो भैया, हम तो बाद में गर्व कर लेंगे। हमें तो क्या की सिक्योरिटी चाहिए, हम तो फकीर। आप तो सिक्योरिटी में इनको रखो। अमिताभ ठाकुर जी, देखिए आपने प्रश्न भी किया और अच्छा ये रही कि आपने उसका उत्तर भी दे दिया कि जो गर्व करने वाली बात है वो उन लोगों के गर्व करने के लिए छोड़ दिया जाता है जिनको गर्व करना न करने का कोई खास मतलब नहीं है। और जो आपने कारण बताया कि जो फिटनेस की बात है, पेट और वेट की बात जो बार बार आई, वास्तव में इसमें कोई संदेह नहीं है कि हम लोगों के अंदर, हमारी पुलिस में इन दोनों चीजों को लेके, अपने फिजिकल फिटनेस को लेके, फिजिकल फिटनेस भी एक मुद्दा हो सकता है, वह कभी भी एक प्राथमिकता से या प्रमुखता से सामने नहीं आता है। और वो जो कनेक्शन की बातें आप कह रहे हैं या ये न के प्रकार जो कहा जाता है संस्कृत में, उसकी बात हो रही है, पूरी पोस्टिंग, उसका कनेक्शन, उसमें कहीं फिजिकल फिटनेस भी एक चीज है, बात बिल्कुल वाजिब है। जब दौड़ना पड़ता है, भागना पड़ता है, क्योंकि पुलिस में जो अपराधी है वह कनेक्शन से नहीं पकड़ा जा सकता है, वो तो पकड़ के, दौड़ के, उत्साह से और फिजिकल फिटनेस से हो सकता है। उसको हमें प्राथमिकता लाना पड़ेगा। मैं ये कहना मुझे अनुचित नहीं होगा कि इस बिंदु को आपने उठा के बहुत बड़ा काम किया है कि इस चीज को सेंटर में लाया जाए। पुलिसिंग का ये हार्ट एंड सोल है और इस पर विशेष ध्यान दिया जाना नितांत आवश्यक है, जो अभी वर्तमान में हमारे यहाँ नहीं दिख रहा है। जैन साहब, 2 सवाल आपसे बहुत क्विकली रिस्पॉन्ड करिएगा। एक सवाल, किसी प्राइवेट संस्थान में, मेरी बात गौर सुनिए, किसी प्राइवेट संस्थान में आपने चौकीदार और रात के गार्ड भी 42 इंच वाले देखे या ऐसे मूर्ख देखे जो रिवॉल्वर और राइफल चला ना पाए? चौकीदार, अगर ये चौकीदार होने लायक नहीं प्राइवेट फर्म्स में, हम लोगों के घरों में, हम लोगों के प्रतिष्ठानों में, तो इनके भरोसे हमने उत्तर प्रदेश की हिफाजत सौंप दी। एक सवाल, क्यों सौंप दी? एक, ऐसे लोग क्यों हैं फील्ड में? पहला सवाल। और दूसरा सवाल, जिन पर आप कहते हो कि अमिताभ जी आप गर्व करो कि उत्तर प्रदेश पुलिस आपकी हिफाजत कर रही है, तो मेरा बड़ा मासूम और बहुत नाजुक सवाल, हुजूर, जो लोग उत्तर प्रदेश का चेहरा हैं, वो लोग इनको अपने सिक्योरिटी कवर में तीसरे रिंग में क्यों रखते हैं, चौथे रिंग में? वो क्यों नहीं इनके भरोसे सुरक्षित हो जाते हैं? हटा दीजिए आईटीबीपी, सीआईएसएफ, एनएसजी, ले लीजिए ये जो परेड सामने जो सीन चल रहा है ना, इन लोगों को। जैन साहब, देखिए अमिताभ जी, पहला सवाल जो आपने किया फिटनेस के बारे में, तो जिस समय अभी नहीं, केवल फिटनेस नहीं, दक्षता भी सवाल है। दक्षता, आपका जो काम है, अगर आप असला चलाना नहीं जानते, आप 20 फीट उछल नहीं सकते, 5 किलोमीटर बिना हाफे भाग नहीं सकते, और भागते भागते राइफल नहीं चला सकते, तो क्या सत्यनारायण की कथा करने के लिए भर्ती किया आपको? नहीं, बिल्कुल अमिताभ जी, इस चीज को आपने, आपके शुरुआत में ही मैंने उस चीज को स्वीकार किया कि जो लोग ऐसी स्थिति में हैं कि वो दक्षता नहीं रखते हैं या उनकी फिटनेस ठीक नहीं है, उनको वापस ट्रेनिंग में भेजना चाहिए। एक काम और भी साथ साथ करते चलो, लोड नहीं पड़ेगा। ये विजुअल देखते चलो जो टीवी सामने चल रहे हैं, इन सबके पेट देखते चलो, बिना नेम प्लेट देखे के पेट देखते चलो। ये पुलिस लायक है? देखते चलो गौर से। उस चीज को, उसको स्वीकार किया ना मैंने कि, और उसके लिए मैंने कहा भी कि जो लोग ऐसे हैं उनमें सुधार के लिए उनको वापस ट्रेनिंग में भेजना चाहिए, उनकी पोस्टिंग होनी नहीं चाहिए फील्ड में। अरे भाई, तो बाबा रामदेव के यहाँ भेजो इनको, लौकी का जूस पिलाओ, हमारी सुरक्षा में क्यों लगा दिया? दूसरी चीज ये कि जो सुरक्षा की बात आपने कही
कि मुख्यमंत्री से लेके वीवीआईपी सुरक्षा तक, हाँ। तो वो केवल वो तो जो विधि सम्मत है नहीं, वो विधि छोड़ो। सब जगह पे अरे भाई अजीब बात है ना 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 ना, ये मुझे हर मंजूर नहीं। स्टेट में जैन साहब मैं क्या करूं, मेरे यहां अगर मेरे स्टाफ की, मेरे कर्मचारियों की निष्ठा संदिग्ध है तो मैं अपनी हिफाजत के लिए बाहर का आदमी क्यों रखूं? भाई मैं तो पहले अपने, अगर मैं डॉक्टर हूं, अगर मैं मंत्री प्रधान, मुझे वाजपेयी जी की बात अच्छी लगी थी जब उनको घुटना रिप्लेसमेंट कराना था, नी रिप्लेसमेंट, उनके सामने प्रस्ताव था अमेरिका में कराए, उन्होंने कहा नहीं, भारत के प्रधानमंत्री को यही कराना चाहिए ताकि भारत के चिकित्सा का जो क्षेत्र है उस पर उसका भरोसा भी दिखे। उन्होंने मुंबई में अपने घुटने रिप्लेस कराए, ठीक बात है। अमिताभ जी से कहो कि यही घुटना खुलवा लो और खुद जाओ अमेरिका। हमसे कहो कि जो 42 वाले हैं बिना राइफल चलाने वाले और नादान किस्म के परिंदे, इनके भरोसे आप सुरक्षित रहो, हम एनएसजी लेंगे, एसपीजी लेंगे और सीआईएसएफ और आईटीबीपी लेंगे। भैया इतने चलेगा ना जैन साहब? अमिताभ जी देखिए, एनएसजी वगैरह जो स्पेशल ट्रेनिंग होती है, स्पेशल ट्रेनिंग करके जो कमांडोज होते हैं उनकी ट्रेनिंग अलग होती है, पुलिस की वैसी ट्रेनिंग नहीं होती है। अच्छा, इनकी काय की ट्रेनिंग है, इनकी काय की ट्रेनिंग चौराहे पर पान खाने की ट्रेनिंग दी जाती है और इनको। नहीं मैं वो चीज, ये भी तो आर्म्ड फोर्स है भाई। वीवीआईपी सुरक्षा की जो आपने बात कही, उसके लिए हमने कहा कि जो स्पेशल ट्रेनिंग होती है कमांडोज की, वो ट्रेनिंग पुलिस की नहीं होती। अच्छा, पुलिस, आप ठाकुर साहब, पुलिस में ठाकुर साहब, अमिताभ जी, अगर पुलिस में कहीं कोई कमी है, कोई फिटनेस में कमी है, दक्षता में कमी है, उनको वापस ट्रेनिंग में भेज करके सुधार उनमें होने के बाद, ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात। ठाकुर साहब मुझे एक बात समझाइए, इसका लब्बो लुबाब ये समझ मुझे मेरी जैसे छोटी बुद्धि के आदमी के आया कि गरीब आदमी की हिफाजत कर दी खाकी के भरोसे और जो विशिष्ट जन है वो काली वर्दी के भरोसे रहेंगे। ये डिस्क्रिमिनेशन है सीधा सीधा, ये 100% डिस्क्रिमिनेशन है। और मैं आपको व्यक्तिगत रूप से बधाई दूंगा कि ये पॉइंट आपने बहुत ही वाजिब पॉइंट उठाया है। और मैं इस प्रदेश के नागरिक के रूप में मुझे लगता है कि एक प्रकार से ये पूरे पुलिस के लिए भी एक प्रकार से प्रश्न चिन्ह का विषय है। ये बात सही है कि जहां तक ट्रेनिंग का प्रश्न है, जहां तक अत्याधुनिक असलहों का प्रश्न है, जहां तक ट्रेन होने का प्रश्न है, कोई शंका नहीं कि यूपी पुलिस किसी भी पुलिस से कमतर नहीं है। अगर उसको ढंग से उसको ट्रेन किया जाए। ट्रेनिंग में कोई ऐसा, मैं कहूंगा, कोई रॉकेट साइंस भी नहीं होता है कि जो अलग से उनको हो और हमारे पास नहीं हो। ऐसे में यह प्रश्न जो है निश्चित रूप से एक बड़ा ही विचारणीय प्रश्न है कि आखिर जो कर्ता धर्ता कहे जाते हैं उनके लिए यहाँ की पुलिस ही क्यों न लगाई जाए, क्योंकि ये पूरे उत्तर प्रदेश पुलिस के सम्मान का भी और उत्तर प्रदेश राज्य के सम्मान का भी प्रश्न है। इसके क्रेडिट के इसके और मैं इसके लिए व्यक्तिगत रूप से साधुवाद दूंगा कि आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा सामने रखा। थैंक यू अमिताभ भाई। हिलाल नकवी जी बहुत एक शॉर्ट कमेंट दीजिएगा। आईटीबीपी और सीआईएसएफ इनकी ट्रेनिंग इजराइल में नहीं होती, ना इनकी ट्रेनिंग वॉशिंगटन डीसी में होती है, पेंटागन में भी नहीं होती। ये पेंटागन भी देखने नहीं जाते, अमेरिका का रक्षा मंत्रालय जहां चलता है वो भी वही गांव के लड़के होते हैं 6-6 फुट के, जो यूपी पुलिस के होते हैं। ये 42 हो जाते हैं, चलाना उठाना कुछ जानते नहीं, ना राइफल हाथ से उठे ना रिवॉल्वर हाथ से चले। तो ये नादान परिंदे किसके लिए छोड़ दिए कि खेलो खाओ जान से। और बाकी जो विशिष्ट वर्ग है, जो प्रभु वर्ग है, वो काले बालों के भरोसे, ये डार्क ग्रीन ड्रेस के भरोसे और खाकी को हमारे लिए छोड़ दिया। जी अमिताभ भाई देखिए, ये जो है ये बहुत ही अजीबोगरीब सच्चाई है उत्तर प्रदेश की, विशेष करके इसलिए क्योंकि यहां जहां कहीं भी जब सुरक्षा की बात आती है, जहां कहीं ये होता है कि विशेष सुरक्षा चाहिए, वहां पर कभी भी यूपी पुलिस नहीं लगाई जाती है। निश्चित रूप से ये दिखाता है कि सरकार को भी इनके ऊपर भरोसा नहीं है। और जब सरकार को इनके ऊपर भरोसा नहीं है तो हमारी सुरक्षा के लिए इन लोगों को क्यों तैनात कर दिया जाता है? निश्चित रूप से ये एक बड़ा प्रश्न है और इसका जो है वो उत्तर निश्चित रूप से सरकार ही दे सकती है, इसके अलावा और कोई भी इसका उत्तर नहीं दे सकता है, पहली बात। दूसरी बात एक और सच्चाई भी है अमिताभ भाई कि जिस तरह से पुलिस का राजनीतिकरण हुआ है, जो सिविल पुलिस है इसका जिस तरह से राजनीतिकरण हुआ है, ये उसकी देन है। जिस तरह से हम जो है वो भर्ती से लेकर के ट्रांसफर पोस्टिंग तक की जो कार्य हैं वो पूरी तरह से राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत होते हैं, ये उसकी निशानी है। जिस तरह से अगर आप देखिए कि ये लोग जिस प्रकार के कार्यों में लगाए जाते हैं, किन कार्यों में लगाए जाते हैं? मेम साहब को शॉपिंग करा लाओ, बाबा को स्कूल छोड़ाओ, बाबा को स्कूल से ले आओ, फल ले आओ, सब्जी ले आओ, इन सब कामों के लिए होते हो। या बाहर बैठ करके गेट के अंदर कोई कुत्ता मक्खी ना घुसने पाए, इसके लिए उनको लगा दिया जाता है। और जब अमिताभ ठाकुर जैसे लोग जो है वो घर छोड़ के जाते हैं, बता करके जाते हैं कि मैं घर से जा रहा हूं,
तो उनकी घर की सुरक्षा तक करने में अक्षम है ये लोग। उनके घर के अंदर चोरी हो जाती है, आपको भी मालूम है, और पूरे प्रदेश के लिए शर्मनाक बात है, बहुत बड़ा। जैन साहब अब वक्त नहीं है, अमिताभ जी संपादक। नहीं, कांग्रेस के कितने मुख्यमंत्री रहे पुलिस के विरोध में? ठीक है, वो नहीं, कांग्रेस भाजपा के सवाल नहीं, सारे हमाम में नंगे हैं जैन साहब। किस प्रदेश के सारे मुख्यमंत्री? मैंने क्या कहा, सारे नंगे। एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, मैं उत्तर प्रदेश के एक चित्र देखता हूं अमिताभ भाई, कौन लोग उत्तर प्रदेश के खैरख्वाह हैं। बात कड़वी हो जाएगी लेकिन बोलूंगा जरूर, क्योंकि नहीं बोलूंगा तो जनता के प्रति अन्याय हो जाएगा, और सब पार्टियों के लिए बोल दूंगा जिससे मेरे ऊपर से आक्षेप भी हट जाए कि भाई जैन साहब नाराज है या नकवी साहब नाराज है। अमित भाई शाह, उत्तर प्रदेश पुलिस उनके साथ नहीं, वो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा, अब तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए, अन्यथा भाजपा के प्रदेश के प्रभारी थे। उत्तर प्रदेश पुलिस नहीं उनकी हिफाजत करती। कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा उत्तर प्रदेश से सांसद राहुल गांधी, उत्तर प्रदेश पुलिस 7वें सर्किल में दिखाई देती है उनकी सिक्योरिटी में। उनको सफारी वालों पे भरोसा, उन्होंने भी खाकी विदा कर दी। पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी, उत्तर प्रदेश पुलिस का आदमी 7वें 8वें 10वें चक्र में कहीं मुझे दिखाई दे जाए, मुझे तो वो काले वाले भागते दिखते हैं जब से मैंने उनको देखा। काले के अलावा कभी किसी दूसरे रंग का आदमी मुझे दिखाई नहीं। मौजूदा सरकार के दोनों प्रमुख चेहरे कोई उत्तर प्रदेश पुलिस की हिफाजत में नहीं है, तो उत्तर प्रदेश पुलिस की हिफाजत के लिए ननकू को छोड़ दिया, रज्जाक को छोड़ दिया कि आप मरो, इन लोगों के हाथों मरो। कभी बलखड़िया पकड़ ले जाए, कभी ददुआ पकड़ ले जाए, कौन जिम्मेदारी लेगा? अपना घर सुरक्षित करने के बाद अटारी पर खड़े होकर शांति और धर्म का उपदेश देते हैं, अपने घरों को संगीनों से सुरक्षित करते हैं, फिर निर्भय होने का उपदेश देते हैं राजनेता कि निर्भय बनिए, आइए निर्भयता दिखाइए, चलिए उत्तर प्रदेश के ये 42 इंच वाले पुलिस वाले लेके अपने साथ। मैं चुनौती देता हूं, जो राजनेता ये कहते हैं कि मेरा दिल रोता है उत्तर प्रदेश के लिए, ये मेरी मिट्टी है, मेरा वतन है, मेरा घर है, आइए एक बार इन जाबाज सिपाहियों के भरोसे अपनी जिंदगी को खड़ा करके सड़क पर देखिए तो गरीब आदमी के लिए है सब। और दूसरी बात, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, मैं अगर होता सरकार में जैन साहब तो मैं विजुअल देख के 10-20 लोग सस्पेंड कर देता, विजुअल देखकर, समझ रहे ना? जब आपकी सरकार का एक मंत्री एक पीसीएस अधिकारी को इसलिए सस्पेंड कर देता है, हाथ दिखाओ, हाथ दिखाओ, अंगूठी पहनने, कितनी है तेरी तनख्वाह, सस्पेंड करो इसको, अंगूठी पहनता है, कर दिया ना। ये लोग नहीं दिख रहे, वो आदमी सस्पेंड क्यों नहीं हुआ जो 9mm की पिस्टल नहीं खोल पा रहा? सरकारी असला है, एलएमजी चलाएगा क्या? जो नालायक अधिकारी 9mm की पिस्टल नहीं खोल पा रहा, वो एलएमजी चलाएगा क्या? हवा की तरह उछलते और हिरन की तरह और चीते की तरह भागते डकैतों से, अपराधियों से ये नाकारा मुकाबले करेंगे। बात कहना नहीं चाहता, नहीं तो ये होगा कि आप अपराधियों का ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं अमिताभ जी। हम लोग उस प्रदेश में, हम लोग भी उसी प्रदेश में पैदा हुए, 48-49 साल उसी प्रदेश में गुजारे हैं। हम जानते हैं ऐसे ऐसे अधिकारी, ऐसे ऐसे अपराधी जिनके निशाने की दाद पुलिस के लोग देते रहे कि उड़ती चिड़िया को गोली मार दे मोटरसाइकिल पर चलते चलते। उनका मुकाबला ये लोग करेंगे? आपने भेड़ियों के सामने, मांसाहारी पशुओं के सामने गरीब जनता को बकरी की तरह छोड़ दिया और कहा इनके भरोसे रहिए। ये वो लोग जिनकी ड्यूटी का अधिकांश समय नेता के यहां अर्दली के तौर पर वक्त गुजारने में बीत जाता है, फिर आप इनसे आके किसी दिन कोई अधिकारी को सनक आती, वो पूछता परेड क्या होती है? ये तो ये जानते हैं कि नेताजी का दूध कहां से आता है, विधायक जी का समोसा कौन सी दुकान के पसंद है, ये जानता है सीओ। थाना इंचार्ज ये जानता है कि भाई मेम साहब चाउमीन किस दुकान की खाती है और बालूशाही किस दुकान से आएगी। वो गरीब क्या जाने 9mm की पिस्टल कैसे चलेगी? कभी उसके लिए जिम्मेदारी बनाई नहीं आपने।
आपने तो यही कहा कि भाई सबसे अच्छा सिनेमा घर कौन सा है, 2 सीट रिजर्व करा के आओ, हम जाएंगे इस पिक्चर देखने। यही काम सौंपा ना उसको। ठीक का हिला लकबी ने। मैं उस जगह बैठा हूं जहां उत्तर प्रदेश के बड़े नौकरशाह और बड़े राजनेताओं की पत्नियां सबसे ज्यादा आती हैं, उनके परिजन खरीदारी करने नोएडा। जैन साहब, बात सुनने में बुरी लगेगी, नोएडा की आधी पुलिस चाकरी में लगी रहती है पूरे दिन। मुझसे कहते हैं अधिकारी, क्या करें भाई साहब, पागल हो जाते हैं। एक को शिप्रा मॉल से लेके छोड़ो, दूसरे को जीआईपी मॉल ले जाओ, तब तक तीसरे का फोन आ जाता है कि मेरी साली साहिबा आ रही है, उनको भी घुमाओ। ये पुलिस का काम है, इसलिए भर्ती है ये हमारी तनख्वाह पर। अरे आप 10, 20, 50 लोग अपनी तनख्वाह पर क्यों नहीं रख लेते हैं अपनी सेवा के लिए? हमारे टैक्स के पैसे से ये लोग ये काम क्यों कर रहे हैं? इसलिए नाकारा हो गए हैं, इसलिए ये अक्षम हो गए हैं। और एक मछली तालाब को गंदा कर देती है, यहां तो तमाम मछलियां गंदी हैं, एक मछली का सवाल नहीं। ये विजुअल ध्यान से देख लीजिए अमिताभ ठाकुर, और इंची टेप ले लीजिए। एक भी आदमी फील्ड में रहने लायक नहीं है, एक भी आदमी, राइट फ्रॉम डीआईजी टू थानेदार हवलदार, एक भी आदमी फिट नहीं दिख रहा। ये लोग फील्ड में हैं, इनके ऊपर जिम्मेदारी है संगठित गिरोहों से लड़ने की। ऐसे संगठित गिरोह, केसी जैन साहब, पता नहीं आपकी जानकारी है कि नहीं है, मेरी जानकारी है, ऐसे संगठित गिरोह जिनके लिए आईबी की रिपोर्ट है कि ये सेना के समानांतर असलहे जुटा लिए इन लोगों ने पूरब में, ऐसे ऐसे गिरोह। उनसे लड़ने की जिम्मेदारी इन लोगों पर डाल दी जो सुरती खा के इधर उधर घूम रहे हैं। नहीं, ये पाप है। उत्तर प्रदेश की पुलिस की व्यवस्था सुधरनी चाहिए और उत्तर प्रदेश के रहनुमाओं को यह नजीर पेश करनी चाहिए। सबसे पहले अगर वो मुझसे कहते हैं कि मैं उत्तर प्रदेश पुलिस पर भरोसा करूं, तो उससे पहले वो अपनी जिंदगी की हिफाजत की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश पुलिस को सौंप कर दिखाएं, उस पर भरोसा करके दिखाएं, उसके बाद जनता खुद भरोसा करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। जैन साहब आपका, अमिताभ जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, नकवी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अमिताभ जी हमारे साथ बने रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात होगी उत्तराखंड की। मंत्रियों ने तानी मुख्यमंत्री पर कमान। इस छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। उत्तराखंड कांग्रेस में सियासी आफत। आमने सामने आए बहुगुणा और रावत। पीडीएफ को लेकर मचा घमासान। मंत्रियों ने तानी मुख्यमंत्री पर कमान। मंत्रियों ने तानी मुख्यमंत्री पर कमान। उत्तराखंड कांग्रेस में फिर से कलह सामने आ रही है और इस बार अब सियासी आफत में आमने सामने है मुख्यमंत्री हरीश रावत और विजय बहुगुणा, और मामला है पीडीएफ के मंत्रियों का। बड़ी अजीब विडंबना है कि उत्तराखंड सरकार में शामिल पीडीएफ की भूमिका मुख्यमंत्री की ढाल बनना ही रह गई है। वजह यह है कि कभी मुख्यमंत्री रहते विजय बहुगुणा ने खुद को मजबूत करने के लिए इसका इस्तेमाल किया। अब बदली परिस्थितियों में वो मौजूदा मुख्यमंत्री हरीश रावत इसका सहारा ले रहे हैं। हालांकि आलम यह है कि सत्ताधारी कांग्रेस से ही लगातार पीडीएफ कोटे के मंत्रियों को बाहर करने की मांग उठ रही है और मुखिया उनकी पीठ थपथपा रहे हैं। पीडीएफ हमारा सहयोगी है और सहयोग की इबारत जो है पार्टी हाईकमान ने लिखी है, उसमें कोई भी परिवर्तन करना मेरी सीमा के अंदर नहीं है। वो पार्टी हाईकमान ही इस विषय में तय करेगा और वो इस समय मंत्री के रूप में हमारे साथ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। विधानसभा उपचुनाव में 3 सीटें जीतने के बाद से ही कांग्रेस में पीडीएफ को लेकर बवाल मचा हुआ है। मामला बहुगुणा बनाम रावत हो चुका है। वहीं मुख्यमंत्री की पीठ थपथपाने के बाद कैबिनेट मंत्री धनई भी रावत की तो तारीफ कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को आंखें दिखा रहे हैं। मैं नहीं समझता हूं कि जो लोग पीडीएफ को बाहर करने की बात करें वो कांग्रेस के शुभचिंतक हो सकते हैं, क्योंकि भविष्य में कांग्रेस का इतिहास कई सालों पुराना है और भविष्य में जब कभी ऐसी नौबत आएगी तो वो उस दिन मुझे नहीं लगता कि कोई कांग्रेस साथ खड़ा होगा। अब अंदर खाने जो भी हो, लेकिन बाहर तो कहने वाले यही कह रहे हैं कि पीडीएफ के मामले को हाईकमान के पाले में डालने के पीछे वजह दूसरी है। और वजह यह है कि अगर पीडीएफ के मंत्रियों को बाहर निकालकर हरीश रावत फेरबदल करते हैं तो उन्हें ना चाहते हुए भी बहुगुणा खेमे के विधायकों को मंत्री बनाना पड़ेगा। अब बीजेपी की माने तो पीडीएफ सरकार के लिए ना उगली जाए और ना निगली जाए वाली स्थिति बन चुकी है।
जिस पीडीएफ के सारे ये चले शुरू में और उस पीडीएफ के साथ यदि धोखा करते हैं तो मैं सोचता हूं कल किसी के साथ भी धोखा कर सकते हैं। बहरहाल कहा तो यही जा रहा है कि मुखिया हरीश रावत बहुगुणा खेमे को ताकतवर बनाने की बजाय पीडीएफ को ही सरकार में बनाए रखना चाहते हैं, जिसके फलस्वरूप ये मामला रावत बनाम बहुगुणा हो चुका है। मुख्यमंत्री रहते विजय बहुगुणा हरीश रावत को रोकने के लिए पीडीएफ का इस्तेमाल किया करते थे, तो आज खुद हरीश रावत मुख्यमंत्री बनने के बाद बहुगुणा के प्रभाव को कम करने के लिए पीडीएफ को साध रहे हैं। सवाल ये उठता है कि क्या पीडीएफ की नियति मुख्यमंत्रियों की ढाल बनना रह गया है। कैमरामैन गौरव पंत के साथ मैं राहुल सिंह शेखावत, देहरादून समाचार प्लस। तो सवाल यही है कि आखिर ये उत्तराखंड सरकार में साथ ही कांग्रेस में हो क्या रहा है। मंत्रियों ने मुख्यमंत्री पर कमान तान दी है। हमारे साथ बीजेपी के नेता वीरेंद्र सिंह बिष्ट जुड़ चुके हैं और हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी भी हमारे साथ हैं। अमिताभ जी, कांग्रेस में अब ये नई आफत क्या है? मंत्री कह रहे हैं कि पीडीएफ का कोटा कम किया जाए, तो मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि नहीं, मौजूदा कोटे पे ही रखा जाएगा पीडीएफ को। गायत्री, कांग्रेस में हालत कितनी गंभीर है जी, बीमार का हाल कितना नाजुक है, इस बात से समझ आ जाएगा कि हमारे मित्र और मुख्यमंत्री के मीडिया एडवाइजर और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुरेंद्र अग्रवाल जी को इस शो में आना था, लेकिन अंतिम समय में उन्होंने दूर से प्रणाम करना उचित समझा। उन्होंने कहा इस बवाल में कौन जाएगा, क्या बोलेंगे। विचित्र स्थिति है। मुख्यमंत्री के विरोध में 3 मंत्री, यशपाल आर्या ने आज इस्तीफा देने की पेशकश कर दी, राम राम कह के उनको मनाया गया। हरक सिंह रावत मोर्चा खोले, प्रीतम सिंह पवार मोर्चा खोल रहे, यशपाल आर्या इस्तीफा लिए घूम रहे। सरकार कैसी चल रही है? तो कांग्रेस का हाल है। पीडीएफ को छोड़ दीजिए, वो तो दूसरी पार्टी है। ये क्या परिस्थिति है? फिर कांग्रेस में ही विजय बहुगुणा वर्सेस हरीश रावत लड़ाई, अंताक्षरी चल रही है। एक के ऊपर एक बार हो रहा है, कटाक्ष हो रहे हैं। फिर तीसरा पेज पीडीएफ का, पीडीएफ को इस्तेमाल करने की कोशिश, कभी बहुगुणा के द्वारा और कभी हरीश रावत के द्वारा। तो कुल मिला के जो तस्वीर बन रही है, मेरी रुचि कांग्रेस की आंतरिक कलह में ज्यादा चिंतन करने की नहीं, मेरी रुचि इस बात में है कि ऐसे में उत्तराखंड के 1 करोड़ लोगों को एक बेहतर सरकार और प्रशासन कैसे मिलेगा, जहां मंत्रियों को मुख्यमंत्री पर भरोसा नहीं, मुख्यमंत्री को मंत्री पर भरोसा नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री को वर्तमान मुख्यमंत्री पर भरोसा नहीं, सहयोगी दल को मुख्य दल पर भरोसा नहीं, मुख्य दल को सहयोगी दल पर भरोसा नहीं। तो सरकार कैसे चलेगी, शासन कैसे चलेगा, उत्तराखंड के लोगों को एक पारदर्शी प्रशासन कैसे मिलेगा। जी वीरेंद्र बिष्ट साहब, आप तो विपक्ष में हैं, लेकिन सरकार में मुख्यमंत्री वर्सेस मंत्री जो खेल चल रहा है, ऐसे में सूबे को एक सशक्त सरकार कैसे मिलेगी? देखिए, जब से 2.5 वर्ष पहले ये कांग्रेस की सरकार इस राज्य में बनी है जी, तब से इस राज्य में ये हालत पैदा है। हम ये नहीं कह सकते कि आज ये स्थिति पैदा हो रही है। जब इस प्रदेश में मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा जी थे, तो उस समय माननीय हरीश रावत जी के जो मित्र थे, सहयोगी थे, मंत्रिमंडल के साथी थे, वो उस समय इस तरीके के और उनके खुलेआम जो विधायक थे उनके खिलाफ धरने पे बैठे गए। ये आपने भी दिखाया और जनता ने भी देखा। आज यही स्थिति है कि माननीय हरीश रावत जी मुख्यमंत्री हैं और विजय बहुगुणा जी के जो मित्र हैं, सहयोगी हैं, उनके साथ चलने वाले लोग हैं, वो उस इतिहास को दोहरा रहे हैं। तो आज अनिश्चितता की स्थिति इस राज्य में बनी हुई है। चुनाव हुआ था, किसी के भी पक्ष में यहां की जनता ने स्पष्ट मत नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस सिर्फ 1 सीट आगे थी और सरकार में एक पीडीएफ, एक नया दल बना, एक सहयोगी 5-7 लोगों ने मिलकर बनाया और उसकी मजबूरी थी, उनके लोगों को मंत्री बनाया गया क्योंकि सरकार चलानी थी। लेकिन जब से सरकार चल रही है तब से सरकार में उठापटक हमेशा हो रही है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और नई बात नहीं है। जनता जरूर इस अनिश्चितता की स्थिति से परेशान है क्योंकि विकास अवरुद्ध हुआ है। हम भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, विपक्ष में हैं, इसलिए इस बात को कह रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप मीडिया के लोग हैं, मीडिया समय समय पर, समाचार प्लस समय समय पर दिखाता रहा है। विकास तो निश्चित रूप से अवरुद्ध हुआ है और इस बात पर प्रमाणिक तब हो गई है जब कांग्रेस के विधायकों ने, कांग्रेस के मंत्रियों ने कह दिया कि हमारे क्षेत्रों में विकास नहीं हो रहा है, हमारे क्षेत्र में ब्यूरोक्रेसी विकास नहीं कर रही है या मुख्यमंत्री जी जो है विकास नहीं कर पा रहे हैं। तो ये बात चस्पा हो गई है। तो आज पूरे वातावरण जो इस प्रदेश में है, सरकार उनकी है, हम कह सकते हैं कि मेजोरिटी में है,
लेकिन उसके बावजूद भी अनिश्चितता का वातावरण है। मुख्यमंत्री कुछ नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ अपने साथियों को मनाने में लगे हैं, अपने मंत्रियों को मनाने में लगे हुए हैं, उनको तमाम दायित्व दे रहे हैं। एक एक विधायक के बाद 4-4 विभागों का दायित्व है। रूठने मनाने का सिलसिला और भयादोहन ये किसी पार्टी के लिए सत्ता साधने का जरिया तो हो सकता है, लेकिन प्रदेश के लिए ये तो अपशकुन है। प्रदेश के लिए, वहां की गरीब जनता के लिए उसने कौन सा पाप किया कि वो लगातार ऐसा ही शासन झेले जिसमें मुख्यमंत्री बंधक नजर आए, जिसमें मुख्यमंत्री पर मंत्रियों को भरोसा नहीं हो, मंत्रियों पर मुख्यमंत्री भरोसा नहीं करे, एक गुट दूसरे गुट की टांग खींचे और कुल मिलाकर ब्यूरोक्रेसी प्रदेश में राज करे। फिर पॉलिटिकल लीडरशिप कहां है स्टेट में? पॉलिटिकल लीडरशिप का निश्चित रूप से पॉलिटिकल लीडरशिप की कमी है। दृढ़ इच्छा शक्ति, और कोई भी व्यक्ति इस लीडरशिप के तहत नहीं आ रहा है कि निर्णय जो भी हो, विधायक उनके साथ हो या ना हो, मंत्री उनके साथ या ना हो, वो अपने काम में आगे बढ़े। ऐसा दृढ़ इच्छा शक्ति वाला व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा है। ये निश्चित रूप से नेतृत्व की कमी है जो देखने को मिल रही है। हम एक विपक्ष होने के नाते समय समय पर हमने जनता के जो मुद्दे हैं, जनता की जो समस्याएं हैं और जो रोज लोगों के रोजमर्रा के काम हैं, उनकी जो भी अनदेखी हो रही है, चाहे कानून व्यवस्था में अनदेखी हो रही है, चाहे विकास में अनदेखी हो रही है, चाहे यात्रा मार्ग को लेकर अनदेखी हो रही है, हमने जनता की आवाज बनने का काम किया है। लेकिन प्रदेश में जो वर्तमान नेतृत्व है और उनके जो सहयोगी हैं, वो एक दूसरे को सहयोग नहीं कर रहे हैं और जिससे इस प्रदेश का विकास अवरुद्ध हुआ है। जी मिश्रा साहब, यानी आप कहना चाह रहे हैं कि तालमेल की कमी है, ना तो मंत्रियों का तालमेल मैच खा रहा है मुख्यमंत्री के साथ और ना ही मुख्यमंत्री का। निश्चित रूप से मेरा ये कहना है कि जब हरीश रावत जी केंद्र में मंत्री थे और इस प्रदेश के वो नेता थे कांग्रेस के, तो चाहे नरेंद्र तिवारी जी की सरकार रही हो, उस समय का 5 साल का कार्यकाल भी माननीय हरीश रावत जी और उनके विधायक, उनके मंत्रियों ने यही काम किया। जी मिश्रा, उसके बाद इनको दोबारा आने का अवसर मुख्यमंत्री की तरफ से भी इस पूरी सिचुएशन को ढील दी जा रही है, क्रिएट किया जा रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री अभी कह भी रहे थे, हमने जब पैकेज चलाया तो उसमें वो कह भी रहे थे कि इसमें मेरा कोई अधिकार नहीं है, जबकि मंत्रिमंडल में किसको शामिल करना है किसको नहीं वो तो मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार होता है। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी चाहते हैं ये चीज चलती रहे और उनका राजकाज भी आगे बढ़ता रहे। जी अमिताभ जी, ऐसे में कैसे विकास होगा? देखिए, मैं तो एक बात जानता हूं जी, हरीश जी के हित में क्या हरीश जी सोचे, विजय बहुगुणा जी के हित में क्या विजय बहुगुणा जी सोचे, यशपाल आर्या, हरक सिंह रावत, प्रीतम सिंह पवार, इंदिरा हृदय, इन सबके हित में क्या, ये लोग अपना चिंतन करें। मेरे चिंतन का विषय है उत्तराखंड के हित में क्या। उत्तराखंड के हित में ये है, ऐसी लूली लंगड़ी अंगू पंगू सरकार और राजनीतिक व्यवस्थाओं से बेहतर होगा निर्णायक ढंग से सरकार चलाई जाए, भले एक दिन चले। अगर नहीं चलती सरकार तो बंधक सरकारों से अच्छा है नया जनादेश आना चाहिए उत्तराखंड में। ये बंधक सरकारें उत्तराखंड के साथ न्याय नहीं कर सकती, वो कि विजय बहुगुणा रहे हो या हरीश जी रहे हो। आज क्या स्थिति है? 3 सीनियर मिनिस्टर मुख्यमंत्री पर अविश्वास व्यक्त कर रहे हैं। शासन चलेगा? नौकरशाही नियंत्रण में रहेगी? गरीब की सुनवाई हो पाएगी क्या? नहीं हो पाएगी। पीडीएफ अलग तरह ढाल बजा रहा है अपनी, क्या स्थिति बनेगी? आज उत्तराखंड में जो भी लोग उत्तराखंड से प्यार करते हैं उनको इस बात पर चिंतन करना चाहिए कि अगर ऐसी सरकारें ही चलनी है तो बेहतर हो नया जनादेश की ओर चला जाए। वे साहब, क्या ये एकमात्र विकल्प नहीं है कि उत्तराखंड में रोज रोज की जोड़ तोड़, मान मनौवल, रूठा मटकी और भयादोहन, इससे बेहतर हो जनता जनार्दन के दरबार में जाया जाए और एक स्वस्थ जनादेश फिर लेके आया जाए। निश्चित रूप से अगर मुख्यमंत्री जी को थोड़ा से भी हिम्मत है तो उनको एक कदम आगे बढ़ना चाहिए और इस प्रदेश में नई मिसाल कायम करनी चाहिए। और जहां जहां भी इस तरीके की सरकारें हैं, ये दिक्कतें आती हैं, जनता से यही इस समय कहा जाता है कि जनता जिसको भी चुने पूर्ण बहुमत दे और पूर्ण बहुमत की सरकार को काम करने का मौका मिलता है। आज उत्तराखंड राज्य में यही स्थिति है।
उनके 7 विधायक तो आपने देखे होंगे कि समय समय पर उन्होंने धरने प्रदर्शन किए सरकार के खिलाफ। इवन जो माननीय हरीश रावत जी के बहुत नजदीकी विधायक थे, उन्होंने भी उन पर अविश्वास व्यक्त किया है। अच्छा ऐसे उनके जो क्या विधायक ये भी मुख्यमंत्री की खिलाफत मात्र है या फिर जो विधायक कह रहे हैं उसमें सच्चाई भी है? देखिए, जब विधायकों को ये लगता है कि 2 साल के बाद उनको चुनाव में जाना है जी, मंत्री को ये लगता है कि 2 साल के बाद उसको चुनाव में जाना है जी, और देश में जो वातावरण बन रहा है जी, और जो वातावरण इस समय पूरा देश आप समझ सकते हैं कि मोदीमय हो रहा है, मोदी जी की तरफ लोगों का आकर्षण बढ़ रहा है जी, ऐसी परिस्थिति में उनका ये मानना है कि उनके क्षेत्रों में विकास जो तेजी के साथ होना चाहिए था जी, वो तेजी के साथ विकास नहीं हो पाया है। जी, मुख्यमंत्री जी की जो क्षमता है, मुख्यमंत्री जी की जो काम करने का जो उनकी क्षमता रही है उसके अनुरूप काम नहीं हो रहा है। जो उनके यहाँ स्वीकृत योजनाएं थी, चाहे विजय बोगना जी साहब ऐसे मुद्दों पर आप क्यों ठंडा पड़ रहे हैं और आपकी जो भूमिका है वो विधायक निभा रहे हैं खुद सरकार के? देखिए, आपने हमारे जो नेता प्रतिपक्ष हैं जी, महत्वपूर्ण विपक्ष की भूमिका में हमने विधानसभा के भीतर और विधानसभा के बाहर हमारे प्रदेश नेतृत्व ने, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिलों से लेकर जिला मुख्यालयों से लेकर प्रदेश मुख्यालयों पर समय समय धरना प्रदर्शन दिया। सरकार की नीतियों को लेकर हम समय समय पर गवर्नर, महामहिम राज्यपाल से मिले। सरकार के विकास कार्यक्रमों की अवहेलना को लेकर हम चीफ सेक्रेटरी से मिले। लेकिन वो मुस्तैदी दिखाई नहीं दी साहब जो इन विधायकों ने दिखा दी। देखिए, वो मुस्तैदी उनके विधायकों ने तो उनसे जिस तरीके से काम किया है, उसके बाद जो उनको मिला है आपने देखा है। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाए, मुख्यमंत्री पर विकास की अवहेलना का आरोप लगाया, तो उसके बाद मुख्यमंत्री ने उनको कुछ दिया है, उनको और दायित्व बढ़ा दिए। यहां मंत्रियों में और विधायकों में संवैधानिक संकट खड़ा हो गया है। विधायक चाहते हैं कि जो उनको दायित्व दिया गया है उस विभाग का, वो कैबिनेट सेक्रेटरी, मुख्य सचिव सीधा फाइल जो है विधायकों के पास लाए, क्योंकि वो संसदीय सचिव हैं, और मंत्रियों के पास वो फाइल बाद में जाए। तो एक संवैधानिक संकट भी इस राज्य में हो गया है। एक भी विधायक कांग्रेस पार्टी का ऐसा नहीं है। इस वक्त हमारे साथ सुरेंद्र सिंह नेगी जो कि स्वास्थ्य मंत्री, वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नेगी साहब, ये मंत्री क्यों मुख्यमंत्री पर कमान जो है वो ताने हुए हैं? आखिर मसला क्या है? सरकार में चल क्या रहा है? कार्यकर्ताओं में क्या चल रहा है मैं समझ नहीं पाया मैडम। पहले तो आपका धन्यवाद कि आपने कॉल किया। जी, क्या चल रहा है मैं समझा नहीं थोड़ा। नहीं, मंत्रियों में क्या चल रहा है नेगी साहब, मैं समझा देता हूँ। नमस्कार, अमिताभ अग्निहोत्री बोल रहा हूँ। मंत्रियों में क्या नमस्कार अग्निहोत्री जी, कैसे हैं आप? बस सब दुआ है आपकी मित्र। मंत्रियों में क्या चल रहा? हरक सिंह रावत कह रहे हैं हरीश रावत का चाल चलन ठीक नहीं, सबको साथ लेके नहीं चल रहे। प्रीतम सिंह पवार कहते हैं हाँ बिल्कुल ठीक कहा हरकदार ने, हरीश रावत भाई किसी को पूछ ही नहीं रहा, ऐसे सरकार नहीं चलेगी। और आज यशपाल आर्या ने कहा कि खुद खनन के मामले को लेके मुख्यमंत्री के करीबी लोग इतना हस्तक्षेप कर रहे हैं, भाई मुझे पसंद नहीं, मैं इस्तीफा देना चाहता हूं। ये परिस्थितियां निर्मित हो जाएंगी तो सरकार कैसे चलेगी? मैं समझता हूं कि इसमें स्वाभाविक रूप से अगर कहीं कोई बात उठ रही है तो उसका समाधान कर लिया जाना चाहिए, लेकिन पहले इसको कहीं प्रेस में देने के और कहीं किसी को बाहर बात करने से बेहतर होता कि माननीय मुख्यमंत्री से अगर कुछ ऐसी कुछ असुविधा या कुछ परेशानी कुछ लोगों को है तो मैं समझता हूँ उसको देख लिया जाना चाहिए। लेकिन सभी बातें मैं समझता हूं कि सकारात्मक ढंग से इस समय चल रही है। लेकिन सुरेंद्र जी, लेकिन ये तो सारी लड़ाई चौराहे पर लड़ी जा रही है। वही मैं कह रहा हूं कि अगर ऐसा कुछ था, कुछ है, तो पहले उसको जो है टेबल टॉक के माध्यम से देखा जाना चाहिए। और ये भी सूचना, ये इत्तेफाक से अग्निहोत्री जी, मैं सौभाग्यशाली हूं कि आपके स्तर से मुझे सूचना मिल रही है। मैं देहरादून में हूं और इत्तेफाक से मुझे कोई भी सूचना नहीं है। कहीं न कहीं मैं समझता हूं कि कम्युनिकेशन गैप है जिसको ठीक कर दिया जाए। नेगी साहब, ऐसी सरकार का इकबाल क्या होगा जिसके खुद के विधायक ही मुख्यमंत्री पर सवाल उठाएं? देखिए, पहली बात तो यह है कि किसी भी पार्टी में या सरकार में लोकतंत्र तो अपना होता ही है, हर आदमी को अपना हक होता है बोलने के लिए, और उसको किस रूप में मीडिया लेता है, लोग लेते हैं, वो एक बात अलग से है, दिगर है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जहाँ तक काम की बात नहीं नेगी साहब, हक होता है, लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का हक होता है, लेकिन यहाँ तो मुख्यमंत्री के हर फैसले पर सवाल उठते हैं। चाहे विधायक के इलाके में विकास का मसला हो, केदारनाथ में बैठक का मसला हो, हर फैसले को लेकर सवाल उठा रहे हैं।
देखिए, केदारनाथ की बात आपने की है तो मैं समझता हूं कि पूरे देश की शान है केदारनाथ, और जिसकी वजह से उत्तराखंड जाना जाता है। सुरेंद्र पूरा भाई, जो है सुरेंद्र देश भाई, जाना जाता है। नेगी साहब, छोटे विधायकों की, कार्यकर्ताओं की, जिला अध्यक्षों की, नगर अध्यक्षों की जाने दीजिए एक क्षण के लिए। जब विजय बहुगुणा और हरीश रावत ही इस मर्यादा का पालन नहीं कर पा रहे हैं कि घर में बैठ के बात कर लो, तो छोटों को क्या सिखाएंगे? नहीं, इसमें कहीं ना कहीं अगर कोई मनभेद है, मतभेद है, तो उसको दूर कर लिया जाना चाहिए। लेकिन रार तो चौराहे पर हो रही है ना नेगी साहब, दिक्कत तो यही है, इसीलिए उत्तराखंड में शासन नहीं दिख रहा। नहीं, जहां तक विकास कार्यों की बात मैं करूं तो काफी कुछ परिवर्तन हुआ है। बहुत बारीकी से ग्राउंड लेवल पे जो है लोगों को सुविधाएं महसूस हो रही हैं, सहूलियतें मिली हैं। अगर कोई असहज है कोई बात, तो उसको मैं समझता हूं कि नहीं हो रहा विकास, क्योंकि विधायक ही सवाल उठा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सुरेंद्र साहब आपका। अमिताभ जी, संपर्क। देखिए, मैं जो बात नेगी जी ने कही, कांग्रेस के मंत्री होने के नाते, नेता होने के नाते उनको वही कहना चाहिए था, वो भी सार्वजनिक मंच पर। लेकिन सत्य क्या है, जब सास लड़ रही हैं आपस में, तो बहू को सीख कौन देगा? भाई, विजय बहुगुणा वर्सेस हरीश रावत, हरीश रावत वर्सेस विजय बहुगुणा, सड़क पर लड़ाई। विजय बहुगुणा हरीश रावत वर्सेस हरक सिंह रावत, सड़क पर लड़ाई। प्रीतम सिंह पवार वर्सेस मुख्यमंत्री, सड़क पर लड़ाई। कौन नहीं लड़ रहा? किसको कौन समझाए? इसलिए मैं कहता हूं, भाजपा हारे जीते, कांग्रेस हारे जीते, मेरा कंसर्न नहीं। वो खंडूरी जी जाने, कुशियारी जी जाने, बाकी लोग जाने भाजपा का क्या होगा, वीरेंद्र बिष्ट जी जाने कांग्रेस का क्या होगा, कांग्रेस के कर्ता धर्ता जाने। मैं इतना जानता हूं कि मेरे उत्तराखंड का क्या होना चाहिए। यह उत्तराखंड खंडित जनादेश के उससे नहीं चल सकता, भयादोहन की शिकार सरकारों से नहीं चल सकता। ये मान लीजिए, कोई भी जोड़ तोड़ सरकार को 15 दिन का टाइम देती है। 15 दिन बाद जो जोड़ आप लगाते हो ना, वो खुल जाता है, फिर नया जोड़ लगाना पड़ता है। कब तक हाँफते हाँफते सरकारें चलेंगी? कब तक ये परिस्थितियां रहेंगी कि जनता का जो विकास का मूल मुद्दा है, जो उसको राहत मिलनी चाहिए, जो उसके चेहरे पर सुकून आना चाहिए, वो कब तक उपेक्षित रहेगा? इसलिए मैंने आज एक नई बात कही। हो सकता है कांग्रेस के कुछ मित्रों को मेरी बात खराब लगे, लेकिन मैं फिर कहता हूं, उत्तराखंड की राजनीति जिस भंवर में आज फंसी है, उसको निकालने के लिए एकमात्र रास्ता नया जनादेश है। कोई जोड़ तोड़, जप तप तंत्र मंत्र उत्तराखंड की राजनीति को पटरी पर नहीं ला सकता। आज नई विधानसभा, नई सरकार और नया जनादेश ही उत्तराखंड को एक बेहतर सरकार दे सकता है। इस और सोचिए। मैं हरीश जी से भी कहूंगा, इतने बंधनों में सरकार चलाना अच्छी बात नहीं। लात मारिए इसी सरकार को, चाहिए जनादेश लीजिए जनता से और कहिए कि मैं ये करना चाहता हूं, मुझे करने नहीं दिया जा रहा। आप मेरे कंधे पर आशीर्वाद का हाथ रखिए ताकि मैं कुछ कर पाऊं। आइए जनता के बीच में, भाजपा भी अपनी बात कहे, हरीश जी भी अपनी बात कहे, विजय बहुगुणा भी अपनी बात कहे। ये कमरों में जोड़ तोड़ क्यों? ये आपस में मनभेद मतभेद क्यों? ये जोड़ तोड़ की गंगा उत्तराखंड की राजनीति को रसातल में ले जा रही है। इससे उत्तराखंड को बचाना होगा और सबसे बड़ी जिम्मेदारी हरीश रावत पर है। वो बड़े नेता हैं प्रदेश के, उनको साहस दिखाना चाहिए। और अगर हरीश रावत साहस दिखाते हैं, मेरी बात से वीरेंद्र बिष्ट भी सहमत होंगे, भाजपा के विधायक होने के बाद भी, तो हरीश रावत का नाम इतिहास में लिखा जाएगा कि किसी मुख्यमंत्री ने दबावों के आगे झुकने की बजाय इस्तीफा देना बेहतर समझा था। हरीश रावत का कद बड़ा हो जाएगा। ये ऐसी घुट घुट के सरकार चलाने का कोई लाभ नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। बिष्ट साहब आपका, अमिताभ जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बिग बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए समाचार प्लस।